हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एज द केस में भी। बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। चैप्टर 4 ऑफ योर बुक, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हमने मेजरली ज्यादा इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट भी है लेकिन थोड़ा कम है। इसमें समझना कि अकाउंटिंग किस आधार पर होती है। दो आधार है अकाउंटिंग करने के। या तो आप कैश बेसिस के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करो, या आप एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करो। ये बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है। ये उनके लिए भी वीडियो नॉलेजेबल है जो अकाउंटिंग की जॉब कर रहे हैं, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स में हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स में हैं। तो उन्हें भी ये आना चाहिए कि कैश बेसिस क्या है, एक्रूअल बेसिस क्या है, और अकाउंट्स डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। तो कैश बेसिस अकाउंटिंग में ये कहती है कि हम ट्रांजैक्शंस को तब रिकॉर्ड करेंगे जब कैश ट्रांजैक्ट होगा। व्हेन कैश इज ट्रांजैक्टेड देन द ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड। ये कहती है नहीं, अगर ट्रांजैक्शन अकर हो गई तो रिकॉर्ड कर लेंगे, चाहे पैसा आया या नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्रेडिट सेल मारी, पैसा नहीं आया तब भी ये कहता है रिकॉर्ड कर लो। वो कहता है नहीं, मैं नहीं रिकॉर्ड करूंगा, पैसा आएगा तो रिकॉर्ड करूंगा। ये कहता है नहीं, माल बेच दिया, पैसा नहीं भी आया तो भी रिकॉर्ड कर दो। ये कहता है खर्चा अगर हो गया, पैसे नहीं भी दिए तो रिकॉर्ड कर लो। ये कहता है पैसा अगर गया तभी खर्चा रिकॉर्ड करूंगा, अगर पैसा गया ही नहीं, कैश ट्रांजैक्ट हुआ ही नहीं, तो रिकॉर्ड नहीं करूंगा मैं। ये पैसे के अकॉर्डिंग करता है, पैसा आना इनकम, पैसा जाना खर्चा। ये कहता है ट्रांजैक्शन हुई या नहीं हुई। ट्रांजैक्शन होगी, पैसे नहीं आए तब भी सेल होगी, खर्चा आपका हो गया, पैसे नहीं गए तब भी खर्चा हो गया। तो ये बेसिकली फॉलो करता है दो प्रिंसिपल्स को। वो कौन से प्रिंसिपल्स है? मैचिंग प्रिंसिपल्स, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। ये दो को फॉलो करता है, ये उन पर आधारित है। ये लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ ने इसको ग्रीन सिग्नल दे रखा हमारे कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। कंपनीज एक्ट कैश बेसिस को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, अक्रूअल बेसिस को रिकॉग्नाइज करता है। तो इस चैप्टर से क्या आ सकता है? शॉर्ट नोट आ सकता है कैश बेसिस पर और अक्रूअल बेसिस पर, जो आपके पास आपकी बुक में है, तो आप बुक से रीड कर लेंगे। ये सारी वही बातें लिखी हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम इन विच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज ट्रांजैक्टेड, रिसीव्ड और पेड। इट मींस रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन रिसीट और कैश लाइकवाइज एक्सपेंस आर अकाउंटेड व्हेन दे आर पेड, जब पैसा दिया जाएगा। तो सारी बातें वही बोली गई हैं। ये आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, एडवांस को कंसीडर नहीं करता, ये करता है। जनरली इसको कौन फॉलो करता है? जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या प्रोफेशनल्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स, वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। एक्रूअल बेसिस बिजनेस फॉलो करता है मोस्टली। तो इस चैप्टर से क्या आ सकता है क्लास? मीनिंग या शॉर्ट नोट ऑन कैश बेसिस, शॉर्ट नोट ऑन एक्रूअल बेसिस। वन क्वेश्चन विच कैन अपीयर इन योर एग्जाम। दूसरा हमारा डिफरेंस आ सकता है। डिफरेंस इस चैप्टर में क्या आ सकता है? डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड अक्रूअल बेसिस। डिफरेंस आ सकता है क्लास, डिफरेंस आ सकता है कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस पर एग्जाम में। अब डिफरेंस को याद करने का तरीका है, पहले हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं। हमने ये मीनिंग कैश बेसिस का देख लिया, एक्रूअल बेसिस भी आपके पास है, एक्रूअल बेसिस का मीनिंग भी देख लें। अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अनलाइक अंडर कैश बेसिस इनकम रिकॉर्ड की जाएगी जब इनकम कमा ली गई, अक्रू हो गई। पैसा आया या नहीं आया डज नॉट मैटर। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिट सेल इज रिकॉग्नाइज्ड एज सेल इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर अमाउंट मिला है या नहीं मिला है।
सिमिलरली खर्चा जब इंकर हो गया, पेमेंट नहीं भी हुई, तो भी रिकॉर्ड किया जाएगा एज एन एक्सपेंस. इफ एक्सपेंस हैज बीन इंकर्ड बट पेमेंट हैज नॉट बीन मेड, इट विल बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस. तो वही सारी बातें लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ लेंगे. तो इस पे आगे ये रिवेन्यू रिकॉग्निशन को फॉलो करता है और मैचिंग को फॉलो करता है. इट फॉलोज टू बेसिक प्रिंसिपल्स. अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड इसके अंदर एडजस्ट होती हैं, जबकि कैश बेसिस इसको कंसीडर नहीं करता है. जो अब ये मीनिंग है, यहीं से हमारा क्या बन जाएगा, डिफरेंस. मेन बात क्या है, हमें याद कैसे करना है, ये डिफरेंस आ गया. ये डिफरेंस आ गया. पहले हम एक एक पॉइंट समझ लेते हैं और समझने के बाद फिर हम इसको याद करने की एक टेक्निक निकालेंगे. सबसे पहला पॉइंट है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन. नेचर यानी कैश बेसिस में कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, खाली कैश वाली, और एक्रूअल में दोनों रिकॉर्ड होती है, कैश वाली भी और क्रेडिट वाली भी. तो पहला डिफरेंस, कैश और क्रेडिट एक्रूअल में दोनों, और कैश बेसिस में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, एक्रूअल में दोनों रिकॉर्ड होंगी. प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड ये जो है ये एक्रूअल बेसिस में तो एडजस्ट होते हैं, कैश बेसिस इनको एडजस्ट नहीं करता है. प्रॉफिट एंड लॉस, एक्रूअल बेसिस करेक्ट प्रॉफिट बताता है, लेकिन कैश बेसिस सही प्रॉफिट नहीं बताता है, क्योंकि वो सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करता. तो करेक्ट प्रॉफिट बताएगा, वो करेक्ट प्रॉफिट नहीं बता पाएगा, नहीं निकाल पाएगा, उसमें निकल ही नहीं सकता, क्योंकि सारे ट्रांजैक्शन ही नहीं रिकॉर्ड करता वो. तो सही प्रॉफिट कैसे बताएगा. टेक्निकल नॉलेज, ऑब्वियस सी बात है, जो मुश्किल है, तो टेक्निकल नॉलेज तो उसी के लिए चाहिए. अब एक आइसक्रीम वाले को बोले एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग लगाया, वो लगा ही नहीं पाएगा. वो तो कहता है क्या आया क्या गया, मैंने क्या कमा लिया. तो टेक्निकल नॉलेज एक्रूअल बेसिस के लिए चाहिए, कैश बेसिस के लिए नहीं चाहिए. तो टेक्निकल नॉलेज इज रिक्वायर्ड फॉर दिस, इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. लीगल पोजीशन की अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात कर दी कि कंपनीज एक्ट किसे रिकॉग्नाइज करता है. तो कंपनीज एक्ट एक्रूअल को लीगली रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन कैश बेसिस को लीगली रिकॉग्नाइज नहीं करता है. एक्सेप्टेबिलिटी, जो ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा वाइड एक्सेप्टेबिलिटी किसकी होगी, जिसको लॉ ने यस ग्रीन सिग्नल दे रखा है, तो उसकी वाइड एक्सेप्टेबिलिटी होगी. तो एक्सेप्टेबिलिटी वाइड किसकी, एक्रूअल बेसिस की, लेकिन कैश बेसिस की एक्सेप्टेबिलिटी उतनी वाइड नहीं है. रिलायबिलिटी, विश्वास किस पर किया जाए, सही प्रॉफिट बताता है. सही प्रॉफिट कौन बताता है, एक्रूअल बेसिस. तो विश्वास भी ज्यादा किस पर किया जाएगा, एक्रूअल बेसिस पर. तो रिलायबिलिटी भी इसकी ज्यादा है, मोर रिलायबल है. वो मोर रिलायबल नहीं है, लेस रिलायबल है, क्योंकि वो सही प्रॉफिट नहीं बताता है, सही प्रॉफिट बताता है. सूटेबिलिटी, अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहा था, कैश बेसिस किसके लिए सूटेबल है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स, क्लब्स, स्कूल्स. जो स्कूल और क्लब वही नॉन प्रॉफिट के अंदर ही आ गए, वहां कैश बेसिस चलेगा. लेकिन बाकी जो बिजनेसेस हैं, जहां पे कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो वहां के लिए, बिजनेसेस के लिए आपको एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही फॉलो करना चाहिए, और करते हैं. तो सूटेबिलिटी ये बिजनेसेस के लिए सूटेबल है, और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रोफेशनल्स के लिए सूटेबल है. ये तो हमने पॉइंट समझ लिए, 8 पॉइंट्स. अब याद कैसे करें, तो याद करने का हमने एक तरीका बनाया हुआ है. याद करने का हमने एक तरीका बनाया, हमने एक शॉर्टकट बना लिया. शॉर्टकट बना लिया, LASTPART. 11th में शुरू में पहला प्रैक्टिकल चैप्टर कौन सा है, 5वां, अकाउंटिंग इक्वेशन. शुरू के 4 क्या है, थ्योरी. और ये कौन सा चैप्टर है, चौथा चैप्टर. तो थ्योरी का ये आखिरी चैप्टर है, तो इसका शॉर्टकट क्या बना, लास्ट पार्ट. ये लास्ट पार्ट जो वर्ड बना लिया, इसमें सारे पॉइंट कवर हो गए. तो जो अभी अभी आपने मेरे साथ पढ़े, वो पॉइंट दोबारा देखें लास्ट पार्ट वर्ड से. लीगल पोजीशन, एक्सेप्टेबिलिटी, सूटेबिलिटी, टेक्निकल नॉलेज, प्रॉफिट एंड लॉस. ए से एक्रूड, एडवांस, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग. आर रिलायबिलिटी. टी ट्रांजैक्शन, जो फर्स्ट था नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन. एक्रूअल बेसिस, कैश बेसिस. लीगल पोजीशन, लीगली कंपनीज एक्ट इसे रिकॉग्नाइज करता है,
recognized by Companies Act 2013, not recognized by Companies Act 2013. Acceptability, wide acceptability, narrow acceptability या less acceptable. Suitable for all businesses, businesses के लिए suitable है, but this is suitable for non-profit organization, chartered accountants, lawyers, clubs, schools, etc. Technical knowledge is required, technical knowledge is not required. ये करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस बताएगा, ये करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बताएगा, इनकरेक्ट बताएगा. इसके अंदर एक्रूड, एडवांस, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एडजस्ट होता है एक्रूअल में, एडजस्टेड. कैश बेसिस में ये एडजस्ट नहीं होता है. रिलायबिलिटी, ये मोर रिलायबल है, ये लेस रिलायबल है. ट्रांजैक्शंस, इसमें कैश एंड क्रेडिट एक्रूअल में दोनों रिकॉर्ड होती हैं, इसमें खाली कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है. तो आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, लास्ट पार्ट. लास्ट पार्ट से 8 पॉइंट आपको आ जाएंगे. तो इसी पे अब शॉर्ट नोट निकाल लोगे और इसी से आप डिफरेंस कर लोगे अगर आपको सिर्फ एक वर्ड पता है, लास्ट पार्ट. दोबारा करते हैं आप मेरे साथ. सारे बच्चे जहां जहां ये देख रहे हैं 11th के पूरे देश में, साथ के साथ याद करें लास्ट पार्ट. एल, लीगल पोजीशन. ए, एक्सेप्टेबिलिटी. एस, suitability. T, technical knowledge. P, profit and loss. A, accrued, advance, prepaid, outstanding. R, reliability and last T is transaction. और सबको आपने ये डिफरेंस आ गया आपका, इसी से शॉर्ट नोट बना देंगे. आपको एग्जामिनेशन हॉल में जब आपको नॉलेज है तो आप अपने वर्ड्स में लिख के स्टार्ट करें. फर्स्ट पॉइंट ट्रांजैक्शन. आपको एग्जाम में आ गया एक्रूअल बेसिस पे शॉर्ट नोट लिखना है. सबसे पहले मीनिंग वाला ये है, अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड. फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि इन दिस मनी डज नॉट मैटर, एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज इनकर्ड, इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्न्ड. डज नॉट मैटर कि पैसा आया या नहीं आया, ये लाइन लिख दी. उसके बाद अगर एक नंबर से ज्यादा में आया तो और बढ़ा दें. इट इज लीगली रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट, इट इज सुटेबल फॉर ऑल बिजनेसेस, its acceptability is wide, it gives correct profit and loss. तो you can increase, जितना गुड़ उतना मीठा. तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतना बढ़ा दे. एक नंबर का है, सिर्फ मीनिंग लिखा है, हो गया एक नंबर. 2 नंबर का इनमें से कोई एक आधा पॉइंट और एक्सप्लेन कराए, इसी से शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा. इसका भी शॉर्ट नोट. तो कितने क्वेश्चन करने आ गए आपको? शॉर्ट नोट आ गए दोनों के और डिफरेंस आ गए. 3 क्वेश्चन आ गए करने. इसका शॉर्ट नोट बनाओ जरा मेरे साथ. शॉर्ट नोट कैश बेसिस पे आगे लिखो. Under cash basis of accounting, transactions are recorded when cash is transacted. In this method, only cash transactions are recorded. This method does not give correct profit, therefore it is not reliable. Yeah, therefore it is less reliable. Got it? तो हम उतना अभी मैंने ये वाला पॉइंट भी कवर कर लिया, ये वाला पॉइंट भी कवर कर लिया, रिलायबल वाला पॉइंट भी कवर कर लिया, लेस रिलायबल वाला. तो जितना है और आगे और लिख दे. अगर आपको और बढ़ाना है तो आपको कितने क्वेश्चन करने आगे? सिर्फ एक वर्ड से. सिर्फ एक वर्ड से क्या क्या करना आगे? लास्ट पार्ट आती डिफरेंस कर लोगे 8 के 8. 8 मत लिख के आना. 4 नंबर का क्वेश्चन है, पता लगे सर आपने 8 याद करा था तो 8 लिखा है. तो 4 है तो 4 ही लिख के आओ ना. 3 नंबर का 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिख के आने, बेसिस दोनों का कॉलम बनाओ और लिख के आओ. ठीक है. तो 8 मैंने याद कराया, डज नॉट मीन आप एग्जाम में 8 के 8 लिखाएंगे. जितना गुड़ है उतना मीठा करना है, जितने मार्क्स है उतना लिख के आना है. पेपर छूट जाएगा नहीं. तो याद मैंने सारा करा दिया. क्यों कराया? क्योंकि इससे मेरे को एडवांटेजेस भी बनाने. एग्जाम में आ गया एडवांटेजेस ऑफ एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. बताओ कौन कौन से पॉइंट आपको एडवांटेज वाले लग रहे हैं? इट गिव्स करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, ये एडवांटेज वाला पॉइंट है या नहीं है? यस है. इसकी वाइड एक्सेप्टेबिलिटी है, ये दुनिया में ज्यादा एक्सेप्टेबल है, ये एडवांटेज वाला पॉइंट है या नहीं? बिल्कुल है. ये लॉ ने यस सिग्नल, ग्रीन सिग्नल दे रखा है, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013, ये एडवांटेज वाला पॉइंट है या नहीं? बिल्कुल है. इट इज मोर रिलायबल बिकॉज इट गिव्स करेक्ट प्रॉफिट, तो ये एडवांटेज वाला पॉइंट है या नहीं है? इट रिकॉर्ड्स बोथ द ट्रांजेक्शन कैश एंड क्रेडिट, तो इट इज ए कंप्लीट अकाउंटिंग. दिस इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, तो एडवांटेज वाला पॉइंट है.
तो आप एडवांटेज आ जाए तो इन पॉइंट से आप एडवांटेज बना देंगे। जो इसके एडवांटेज है वो ऑब्वियस सी बात है इसके डिसएडवांटेज बन जाएंगे। तो इसके एडवांटेज आ गए, इसके डिसएडवांटेज आ गए। गॉट इट? इसके एडवांटेज आएंगे नहीं। फिर भी बाई चांस कभी आ जाए जिंदगी में इसके एडवांटेज कैश बेसिस के लिखो तो क्या लिख के आओगे? टेक्निकल नॉलेज इसमें नहीं चाहिए, सिंपल है। तो फर्स्ट इज दिस इज सिंपल मेथड ऑफ अकाउंटिंग। सेकंड, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी टेक्निकल नॉलेज। It is cheaper as compared to accrual because in this you have to employ your staff, you have to give jobs, you have to have an accountant। भाई आप खुद ही अकाउंटेंट नहीं हो तो बिजनेसमैन को अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, तो महंगा सिस्टम है। कैश बेसिस बंदा खुद ही कर लेता है, क्या आया क्या गया। तो इट इज चीपर देन दिस, इट इज सिंपल देन दिस, इट डज नॉट रिक्वायर टेक्निकल नॉलेज, इट इज ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट इट ब्रिंग्स ऑब्जेक्टिविटी, इट इज सिंपल, यू कैन से वो सिंपल में चलो कवर्ड हो गया। तो जो इसके एडवांटेज है वो इसके डिसएडवांटेज बन गए। लेकिन इसके एडवांटेज नहीं पूछेगा, कभी भी गंदी चीजों के एडवांटेज नहीं पूछता। तो सही अकाउंटिंग नहीं, इसके एडवांटेज नहीं आएंगे, आएंगे इसके। अब सर हमारी बुक में तो हैं, थ्योरी में दे ही रखे, आओ देखते हैं जरा, देख भी ले, एक नजर मार लें। हमने डिफरेंस कर लिया, हमने मीनिंग कर लिए दोनों के। तो यहाँ पे सारे दिए हुए, इट इज सिंपल, सिंपल की बात मैं कर चुका था, तो सिंपल है। मोर ऑब्जेक्टिव है, मैंने बात करी थी, क्योंकि कोई एस्टिमेट्स तो चाहिए नहीं, ये तो क्या आया क्या गया रिकॉर्ड करता है। सूटेबल फॉर बिजनेस वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑन कैश बेसिस, इसकी हम बात कर रहे थे। एनपीओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर, उनके लिए सूटेबल है। डिसएडवांटेज जो ऑब्वियस सी बात है, जो एक्रूअल के एडवांटेज है वो इसके डिसएडवांटेज बन जाएंगे। सही प्रॉफिट नहीं बताता है, ठीक है जी, रिलायबल नहीं है, कंपनीज एक्ट इसे फॉलो नहीं करता, तो वो सारे जो उसके एडवांटेज है वो इसके डिसएडवांटेज बन जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ लिखे भी हुए हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देता, वही करेक्ट प्रॉफिट नहीं बताता, मैचिंग प्रिंसिपल वही एक्रूअल को फॉलो नहीं करता, कैपिटल रिवेन्यू आइटम के अंदर डिस्टिंग्विश नहीं करता। एक्रूअल बेसिस का मीनिंग हम कर चुके थे। एडवांटेज मोर साइंटिफिक है क्योंकि ये दोनों ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट सिस्टम है, ये कंप्लीट वाली बात आ गई, करेक्ट प्रॉफिट वाली बात आ गई, रिफ्लेक्ट ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस, तो ऊपर भी करेक्ट ही है, दोबारा सेम पॉइंट ही दे रहे हैं, तो वहीं से बना देंगे आप। अब इसके डिसएडवांटेज जो उसके एडवांटेज थे, वो सिंपल था, ये सिंपल नहीं है, ये काउंटिंग को टू एलोबरेट कर देता है, तो ये इसी की एक्सटेंशन ही है पॉइंट की। कोई सिंपल नहीं है, एलोबरेट कर देता है, ये एक ही पॉइंट है। तो आप सिंपल लिखें, इसके सिंपल नहीं है, ये महंगा है, यहाँ पे आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए, इसके डिसएडवांटेज होगा। जो उसके एडवांटेज है, भाई एडवांटेज क्या, कैश बेसिस के वो सिंपल है, चीपर है, टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। जो कैश बेसिस के एडवांटेज है वो इसके डिसएडवांटेज बन जाएंगे। अब आपके आगे प्रैक्टिकल की बात। आपको इलस्ट्रेशन 1 दिया हुआ है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अशोक हैड कैश सेल्स ऑफ 3,90,000 और उसकी क्रेडिट सेल है 1,60,000 अशोक की। आपको अशोक के खर्चे भी दे रखे हैं क्लास, और उसकी सेल भी दे रखी है। हिज एक्सपेंसेस फॉर द ईयर इतना, जिसमें से 80,000 अभी उसने पे नहीं करा है। अब आपको कह रहा है क्लास, अब आपको कह रहा है कि आप इनकम निकालो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से। तो कैश बेसिस तो ये देखता ही नहीं कि क्या सेल करी, क्या खर्चे करे, वो कहता क्या आया और क्या गया। आपने सेल कितनी करी क्रेडिट वाली से कोई मतलब नहीं, कहता भाई पैसे आए कितने। कैश बेसिस तो कहेगा इनकम जो है मेरी, टोटल जो मेरी सेल्स है वो ये है, माइनस वो कहेगा खर्चे क्या है, खर्चे जो पे कर दिए, एक्सपेंसेस ये हैं लेकिन 80 पे नहीं करें, तो 2,70,000 में से कैश बेसिस कहेगा पे क्या किया, 80 नहीं पे करे, पे क्या किया। कैश बेसिस कहेगा भैया मैंने 1,90 पे कर दिया, बस यही खर्चे है जो पे कर दिया। तो कैश बेसिस के अकॉर्डिंग आपकी इनकम हो जाएगी 2 लाख। कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, ये तो कैश बेसिस बताएगा। अक्रूअल बेसिस कहेगा भाई सेल दोनों है। एक्रूअल बेसिस कहेगा ये कैश वाली भी सेल है, और जो उधार पर बेची थी, कितनी थी, 160 भी सेल्स है। तो एक्रूअल बेसिस कहेगा भाई जो सेल है वो 5,50,000 है।
एक्रूअल कहेगा खर्चे भी दोनों हैं। जो पे करे थे खर्चे, कितने पे करे थे, 190 के पे करे थे, और जो पे नहीं करे वो भी खर्चा है। वो कहता है भैया पे कराओ या ना कराओ, चिज्जी खाई खर्चा हो गया, समोसा खाया पैसे दिए तो भी खर्चा है, और उधार कराए तो भी खर्चा। समोसा तो खा लिया ना। 190 जो पे करा वो भी खर्चा, और जो 80 पे नहीं करा वो भी खर्चा है। तो अक्रूवल बेसिस कहते हैं खर्चा पूरा 2,70,000 है, 80 जो नहीं पे किया वो भी खर्चा है, और जो पे कर दिया 190 वो भी खर्चा है। तो अक्रूवल कहेगा भाई खर्चा 2,70,000 पूरा है, पे करो या ना करो। इनकम पूरी है, कैश में आई या नहीं आई, तो इनकम सेल भी टोटल मानी जाएगी, खर्चे भी टोटल माने जाएंगे। तो 5,50,000 में से 270 गया। एक्रूअल के अकॉर्डिंग जो आपकी इनकम आएगी वो आएगी 280। सेम क्वेश्चन अगर मुझे एक्रूअल से करना होता तो मेरा आंसर होता 2,80,000, लेकिन क्वेश्चन ने कैश बेसिस से मांगा था, तो कैश बेसिस इनकम आपकी लेगी, सेल आपकी मानेगी 3,90,000 और खर्चे मानेगी 190 के। तो आपकी इनकम जो नेट इनकम आई वो आई 2,00,000। क्रेडिट सेल और आउटस्टैंडिंग विल नॉट बी कंसीडर्ड अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो वो इसको कंसीडर नहीं करता है। तो आपका अक्रूवल होता तो आंसर होता 5,50,000 इज योर सेल, एंड एक्सपेंस वुड बी, जो आपके खर्चे हैं वो टोटल माने जाते 270 के, और इनकम आपकी आती 2,80,000 की। ये आपने मेरे साथ पहला इलस्ट्रेशन कर लिया। सेकेंड इलस्ट्रेशन, टेकिंग द फिगर्स इन इलस्ट्रेशन 1 फाइंड आउट द नेट इनकम अकॉर्डिंग टू अक्रूवल बेसिस। कह रहे हैं वही वाला क्वेश्चन दोबारा करें अक्रूवल से लेके, हम ऑलरेडी कर चुके हो। तो 5,50,000 हमारी सेल थी और हमारे खर्चे 2,70,000 के थे। तो 5,50,000 माइनस 270 हमारी इनकम 280 की आई। आओ देखते हैं इधर, आओ देखते हैं इधर क्या किया हुआ है। तो हमारी इनकम 10 जो कैश सेल थी प्लस क्रेडिट सेल, हमारी टोटल सेल इज दिस, टोटल एक्सपेंस आर दिस, तो 10 माइनस 10 इज योर इनकम। सिमिलरली आगे आपको ऐसे ही क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आज हमने क्या क्या कर लिया अब तक हमने क्या क्या कर लिया बच्चों। अब तक अगर आप क्वेश्चंस देखें क्या क्या एग्जाम में आ सकते हैं, इस एक वर्ड से, लास्ट पार्ट से, लास्ट पार्ट जो आपने एक वर्ड किया, इससे आप कितने थ्योरी क्वेश्चन कर सकते हो। शॉर्ट नोट ऑन कैश बेसिस, शॉर्ट नोट ऑन एक्रूअल बेसिस, डिफरेंस दोनों का, एडवांटेजेस ऑफ एक्रूअल बेसिस, डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्रूअल बेसिस, एडवांटेजेस ऑफ कैश बेसिस, डिसएडवांटेजेस ऑफ कैश बेसिस। तो इस एक वर्ड से आप 7 क्वेश्चंस कर सकते हो, 7 क्वेश्चन। लास्ट पार्ट एक बार और रिवाइज करते हैं। लास्ट पार्ट, एल लीगल पोजीशन, ए एक्सेप्टेबिलिटी, एस सूटेबिलिटी, क्लास में याद करें मेरे साथ, सूटेबिलिटी के बाद टी टेक्निकल नॉलेज, पी प्रॉफिट एंड लॉस, ए एक्रूड एडवांस आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, एंड आर रिलायबिलिटी, लास्ट इज ट्रांजेक्शन। तो 8 पॉइंट्स हैं। ट्रांजेक्शन वाला जरूर लिख के आना क्योंकि वो मीनिंग वाला पॉइंट है। तो जब भी डिफरेंस आए ट्रांजेक्शन वाला जरूर लिख के आना। और नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है, कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है कैश बेसिस और कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल दोनों रिकॉर्ड करता है, कैश बेसिस वाला सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। तो आज आपने मेरे साथ पूरा चैप्टर कर लिया। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस 2 कर लिए हैं, 4 ही दे रखे हैं, 2 मैंने करा दिए, 2 आप ट्राई करें। अगर आपसे नहीं होते तो मैं नेक्स्ट क्लास में वो दोनों भी कराता हूँ। तो होप आज आपको बहुत मज़ा आ गया ये वाला चैप्टर करके। आप कहोगे कि सर क्लास में ही सब कुछ याद हो गया। जिन जिन बच्चों ने ध्यान से सुना है, जिन जिन बच्चों ने ध्यान से सुना है उन्हें क्लास में ही याद हो गया। लास्ट पार्ट उन्हें क्लास में ही याद हो गया। लीगल पोजीशन, एक्सेप्टेबिलिटी, सूटेबिलिटी, टेक्निकल नॉलेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवांस अक्रूड आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, रिलायबिलिटी, ट्रांजैक्शन, तो आपको क्लास में ही याद हो गया। और इसी एक वर्ड से आपने पूरे चैप्टर के 7 क्वेश्चन भी कर लिए, प्रैक्टिकल भी मेरे साथ कर लिया है। तो आप कह रहे हो सर मज़ा सही आ गया है। और ऐसे मज़े आते रहेंगे अगर आप क्लास ढंग से अटेंड करेंगे, ढंग से सुनेंगे, चाहे घर में बैठे तो भी। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। अगर आपका 3rd और 4th प्रैक्टिकल है, शायद एक आधा अनसॉल्व भी होगा, तो इस 3rd और 4th इलस्ट्रेशन को करें, फिर अनसॉल्व को करें। अगर आपसे नहीं होते हैं तो हम अगली क्लास में ऑब्जेक्टिव टाइप और ये दोनों क्वेश्चन भी करा देंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। अच्छा हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया, और अपने फ्रेंड्स को भी बोल दो भाई तगड़ी वीडियो है, फटाफट से उसको भेज दो।
स्कूल के ग्रुप पे भेज दो, भाई ये ले चैप्टर 4 नहीं आता तेरे को, ये ले वीडियो ले, ठीक है। और प्यार अपना देते रहो कमेंट्स के अंदर, और बस ऐसे ही मैं आपके लिए हेल्प करता रहूँगा। बाय बाय, टेक केयर।